सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न प्रो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी समराइज्ड लेक्चर नोट सीरीज़ क्लास 6 to 12 क्लास 6 ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कि हम 4 चैप्टर्स अभी तक कवर कर चुके हैं। और आज हम चैप्टर 5 दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कवर करेंगे। देखिए, इस सीरीज़ को बनाने का मेरा मकसद ये रहा कि आप लोगों को पूरे की पूरी एनसीईआरटी को हर एक पेज, हर एक लाइन को ना पढ़ना पड़े। सिर्फ आप ये जो मैंने एनसीईआरटी में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक टॉपिक में से उठाए हैं, वही आप सिर्फ कवर करके जाएं, तो ताकि आपको हर एक एग्ज़ाम में ईज़िली आपका टाइम सेव हो सके और आप जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर और समराइज़ और रिवाइज़ कर सकें। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवेज, आईएएस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इसी चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आइए आज हम अपना क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर्स में जो जो आपके एनसीईआरटी में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, वो सब मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और आज हम इसी सीरीज़ का दैट इज़ डोमेन्स ऑफ अर्थ को आज हम स्टडी करेंगे, और इस चैप्टर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। तो कृपया इसको बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से और नोट्स फॉर्म में कैरी करते हुए आप लोग इसको पढ़ेंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को ईज़िली क्रैक कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। पहली बात आपको जो समझना है, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन नेम दैट रेफर टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। डोमेन्स का मतलब होता है एक कोई पर्टिकुलर जगह का नाम, पर्टिकुलर लोकेशन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी नेबरहुड का नाम, उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो अर्थ में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। देखिए, जो हमारा धरती का जो सरफेस है, वो एक तरह की ऐसी जोन है जिस पे हमारे 3 कंपोनेंट आकर मिलते हैं, इन्वायरमेंट के आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन गया कि लिथोस्फेयर हम किसको बोलते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब होता है वह सॉलिड पोर्शन, सॉलिड मोशन यानी कि जो कड़क भाग, भूभाग, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जिस सॉलिड पोर्शन में हम रहते हैं, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। द गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ एटमॉस्फेयर। और जो हमारे अर्थ के, धरती में जो गैसियस लेयर, जो गैस की परत हमारी धरती को घेरे रहती है हमेशा, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी सारी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी हमारे अर्थ सरफेस में एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, बहुत बड़े एरिया में, क्षेत्र में फैला होता है, और इसी एरिया को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आपके सामने आ गए। एक तो लिथोस्फीयर क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। लिथोस्फीयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड पोर्शन अर्थ का जहाँ पर हम रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर पानी रहता है, अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ विच कवर्स विद वाटर, जो पानी से कवर हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर ऑल इन इट्स फॉर्म्स, दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। जो हाइड्रोस्फीयर है, इसमें पानी बहुत सारे फॉर्म्स में रहता है, अपने सारे फॉर्म्स में रहता है। ये आइस बर्फ़ के फॉर्म में, वाटर पानी के फॉर्म में, या वाटर वेपर के फॉर्म में ये जो पानी है हमारे धरती के ऊपर रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एनसीईआरटी से पिकअप किया है, वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, वर्ल्ड ओरिजिन,
कि ये जो हम बात करते हैं लिथोस्फेयर, या जो मैंने आपको बताया, लिथोस क्या है, एक सॉलिड पोर्शन जहां हम अपनी धरती पर रहते हैं। तो लिथोस्फेयर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको जो जानना ज़रूरी है कि लिथोस्फेयर का एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टोन। तो देख लीजिए, देखा आपने कि सॉलिड पोर्शन और इसका मतलब भी क्या है, स्टोन। तो लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन। एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस होता है उसका मतलब होता है वेपर, वाष्प। एटमॉस का मतलब होता है वेपर यानी कि वाष्प। हुडोर, हुडोर का मतलब होता है वाटर। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। इसको आप बहुत तरीके से आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ ना भूले। मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं लिथोस मतलब स्टोन, पत्थर। एटमॉस मतलब वेपर, वाष्प। और हुडोर मतलब वाटर। एंड बायोस मीन्स लाइफ। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, बायोस्फीयर क्या होती है। बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर एक वो नैरो जोन है, एक संकरा जोन है, जहाँ पर हमें लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, जहाँ पर हमें धरती, पानी और हवा एक साथ मिलते हैं और इसमें लाइफ होती है, इसमें जीवन होता है। इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। लिथोस्फेयर आपको मैंने बता दिया है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार आपके लिए। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो पक्का पोर्शन होता है अर्थ का, सॉलिड पोर्शन होता है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इस लिथोस्फेयर में रॉक्स, चट्टानें पाई जाती हैं और थिन लेयर ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की परतें भी इस लिथोस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। देर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के भूभाग का, सरफेस का, दो तरह का डिवीजन होता है, दो भागों में बांटा जाता है। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े पृथ्वी के भूभाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। और जो बहुत सारी पानी की बहुत बड़े, जो एक जगह जहाँ पानी बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, वाटर बॉडीज़, ह्यूज वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनको हम ओशियन बेसिन्स भी कहते हैं। और ये सारे ओशियंस एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी ओशियन हमारे पूरे विश्व में है, पूरे वर्ल्ड में है, ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आगे देखेंगे, द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। जो लेवल है सी वाटर का, जो समुद्री पानी का जो लेवल होता है, वो हर जगह एक जैसा ही रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। धरती से जो ऊंचाई हम नापते हैं, वो हम जो धरती की जो हम ऊंचाई नापते हैं, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई नापना, ऊंचाई बोल देते हैं। एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। जो एलिवेशन है धरती का, वो हम सी के लेवल से नापते हैं, विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, जिसको हम ज़ीरो मानते हैं। देखिए, आप रेलवे स्टेशन पे अगर जाएं तो रेलवे स्टेशन पे हमेशा एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। अगर आपने गौर किया होगा रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ लिखा होता है, या किसी भी जगह पर आप शिमला चले जाएं या किसी भी एरिया में चले जाएं, वहाँ लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो उसका मतलब क्या होता है कि समुद्र तल से ज़मीन की जो ऊंचाई है, जहाँ आप अभी खड़े हैं, वो ऊंचाई कितनी है, उसको बोलते हैं हम एलिवेशन। तो इसको हम ज़ीरो मानते हैं। द हाईएस्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी से, देखिए मैंने आपके एनसीईआरटी में से, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई पूरा टॉपिक उठा लिया है। एनसीईआरटी से सिर्फ मैंने वही पॉइंट्स कवर अप किए हैं जो एग्ज़ाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, जिनकी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स ही कवर अप किए हैं और वही, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये एनसीईआरटी के नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं को आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। एग्ज़ाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। समुद्री तल से उसकी ऊंचाई इतनी है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11022 मीटर्स इज़ रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। सबसे जो गहरा महासागर, जो सबसे गहरी ट्रेंच है, उसको हम बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो मारियाना ट्रेंच है, ये कौन से ओशियन में है,
तो हम बोलेंगे ये किसमें है, पैसिफिक ओशियन में। और सबसे गहरी ट्रेंच भी मारियाना ट्रेंच ही कहलाती है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उन डाउट्स को भी साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। आगे देखिए, एडमंड हिलेरी जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी, न्यूजीलैंड से। एंड तेंजिन नोर्गे शेरपा जो कि कहाँ बिलोंग करती थी, इंडिया से। वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। देखिए यहाँ पर दो पर्सन्स का नाम आया है, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेंजिन नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया से थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट को पर फतह हासिल की थी। उस पर चढ़ाई सबसे पहले उन्होंने की थी और उस पर फतह विक्ट्री भी हासिल की थी। तो कब की थी इन्होंने, 29 मई ऑफ 1953। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, कौन कौन से नाम थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेंजिन नोर्गे शेरपा इंडिया से, जिन्होंने फर्स्ट टाइम माउंटेन एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की थी। आगे देखिए, जुंको तबई जापान वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। देखिए ये तो मेन थे, शेरपा और एडमंड हिलेरी। और अगर हम वुमेन में बात करें, लेडीज़ में बात करें, फीमेल में बात करें, तो जुंको तबई वो पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को हमारे माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की, चढ़ाई की। द फर्स्ट इंडियन वुमेन, अब इंडियन वुमेन की बात करें तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने फर्स्ट टाइम, जो हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, पहली महिला ने इस पर चढ़ाई कर दी। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी आपके सामने बन जाती है। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में किन्होंने मेन कैटेगरी में किन्होंने सबसे पहले क्लाइंबिंग करी, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करी। अगर हम फर्स्ट वुमेन की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो जुंको तबई का नाम आता है। और अगर हम लास्ट में इंडियन वुमेन की बात करें तो बछेंद्री पाल का नाम इसमें आपको लिखना आना चाहिए। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स की तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये पानी की विशाल वाटर बॉडीज़, लार्ज वाटर बॉडीज से अलग अलग होते हैं, मतलब उनसे अलग हो जाते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हालांकि एग्ज़ाम में ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आगे चलेंगे, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पूरे विश्व का लगभग 1/3, 1/3 भाग धरती का इसके पास है, एशिया के पास है। कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये आपको मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में सब समझाया था, आप चाहे तो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। तो ये जो हमारा एशिया है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट से थ्रू क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो एशिया है वो यूरोप से किस माउंटेन रेंज से अलग होता है, तो उसका नाम है यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज़ कॉल्ड यूरेशिया। अगर हम इन दोनों को मिला दें आपस में, यूरोप और एशिया को, इन कंबाइंडली हम बोलते हैं यूरेशिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया। आगे देखेंगे, यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के पश्चिम यानी कि वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और यहाँ से कौन सा सर्कल जाता है, आर्कटिक सर्कल। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। आगे देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर आई थिंक उसमें बताया था कि ये हमारी जो धरती है उसको बीचों बीच से इक्वेटर डिवाइड करती है। तो इस इक्वेटर को हम लेते हैं 0 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है जो हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, वो इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मिडल से यानी कि बीच में से जाती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ
अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर, और बहुत सारा पार्ट जो अफ्रीका का है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करता है। आपको मैंने बताया था पुरानी वीडियो में कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर यहाँ है। ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास होती है। एग्ज़ाम में आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में, एसएससी में, एनटीपीसी रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट में से जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। आगे देखेंगे सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा डेजर्ट है सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट अफ्रीका के अंदर ही है। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड विद ओशन एंड सीज। इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या है, ओशन, सागर महासागर और सीज़ यहाँ पर चारों तरफ इसको घेरे रहते हैं। सबसे लंबी नदी नाइल, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल, इसी अफ्रीका से होकर गुजरती है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैप ऑफ अफ्रीका से, आप अगर आप मैप भी देखें तो अफ्रीका से होकर गुजरते हैं। आगे देखेंगे नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। पहला कौन सा हुआ, एशिया, दूसरा कौन सा हुआ, अफ्रीका, और तीसरा कौन सा हुआ, नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका है, आपने अगर मैप देखा होगा तो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है वो एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर। जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये नॉर्दर्न, उत्तरी और वेस्टर्न, पश्चिमी हेमिसफेयर में ये लाई करता है। देखिए आप एग्ज़ाम में सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट लेकर चलिए, और मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी कवर हो जाएंगे और आप उनको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिसफेयर। जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिसफेयर में लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एंडीज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे सबसे लंबी माउंटेन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसको हम एंडीज़ बोलते हैं। रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये जो अमेरिकन से जो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक यहाँ पर चलती है। साउथ अमेरिका हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेज़ॉन। साउथ अमेरिका में हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेज़ॉन। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अमेज़ॉन के नाम से पॉपुलर, आपको पता ही है कि अमेज़ॉन के नाम से हमारे पूरे वर्ल्ड में एक पॉपुलर ऑनलाइन डिलीवरी, ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विस भी है अमेज़ॉन। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन सदर्न हेमिसफेयर। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारे सदर्न हेमिसफेयर यानी कि साउथ हेमिसफेयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। और ये चारों तरफ से क्या है, ओशंस और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी, द्वीप का कॉन्टिनेंट भी इसको कहा जाता है। आगे देखेंगे, ये आपको मैंने समझा ही दिया है। हाँ, यहाँ आप देख लीजिए स्ट्रेट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है स्ट्रेट क्या होता है। अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक ओशंस एंड सीन। स्ट्रेट क्या होती है, एक संकरा पैसेज, रास्ता होता है जो वाटर पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, जैसे सीज़ को और ओशियंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक छोटा सा एक पैसेज आपको दिखाई देगा, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। क्या आप मुझे कमेंट्स में नाम बता सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? अगर आप मुझे कमेंट करके बता दें तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसके बारे में और एलोबरेटली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है इस जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट को बता दिए, स्ट्रेट क्या होती है, अ पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक सीज एंड ओशन। एक पैसेज ऑफ वाटर होता है जो दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। और इस्थमस
A narrow strip of land joining two land masses. A narrow strip of land joining two land masses. छोटा सा धरती का भूभाग जो बहुत बड़े दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है उसको हम इस्थुमस कहते हैं। आगे देखेंगे, अंटार्कटिका कंप्लीटली लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो अंटार्कटिका है वो हमारे साउथ के हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑल इन द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और अंटार्कटिका में हमारा जो साउथ पोल है उसके सेंटर में लाई करता है। एज इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, जैसा कि अंटार्कटिका साउथ पोलर रीजन में होता है तो ये हमेशा थिक कवर आइस से कवर रहता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ग्लोब है, धरती है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। जो आपका नॉर्थ पोल रहता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पर धूप की किरणें ऑलमोस्ट बहुत ही कम तिरछी पड़ती हैं, स्लैंटिंग पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। तो जो हमारा जो हमारा ये है अंटार्कटिका है, ये भी यहाँ पर क्या है हमारा साउथ पोल है। तो साउथ पोल रीजन भी हमारा थिक आइस शीट से कवर रहता है और यहाँ पर इसी वजह से क्या है कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई इंसान की मौजूदगी परमानेंट तौर पर नहीं पाई जाती। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस भी हमारे मौजूद हैं और इंडिया ने भी वहाँ पर अपने रिसर्च यानी कि शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए रिसर्च स्टेशंस बना रहे हुए हैं जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन से रिसर्च स्टेशंस हमारे इन्होंने हमारे इंडिया ने अंटार्कटिका में बनाए हैं। तो दो आपको नाम याद रखने हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर देखिए, अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। देखिए आपको मैंने मैप्स में बताया था, अगर आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, आपको मैंने मैप्स में बताया था कि जो हमारी हाइड्रोस्फीयर है उसमें अगर मैप्स में देखें तो हम पानी को ब्लू कलर से शो करते हैं। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्लेट्यूस के लिए क्या बताया था? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था प्लेट्यूस को हम येलो कलर से शो करते हैं, पीले कलर से शो करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पानी को ब्लू कलर से शो करते हैं और आप जानते हैं कि हमारे पूरे अर्थ पे लगभग 71% जो है धरती का हिस्सा वो पानी से कवर है और इसमें सिर्फ 29% ही धरती है, लैंड है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्योंकि अगर हम अपनी धरती को स्पेस से देखें तो ये ब्लू लगभग दिखाई देती है, तो इसको हम ब्लू कहते हैं। 70% पानी का हिस्सा है और 29% लैंड का हिस्सा है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स। जो हाइड्रोस्फीयर में सारी पानी की हर एक फॉर्म पाई जाती है, जैसे कि ओशन, रिवर, लेक, आइस, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर। द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में रहता है उसको हम, वो सारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आता है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन ओशियन। 97% ऑफ अर्थ वाटर कहाँ मिलता है हमें, ओशियंस में पाया जाता है। और ये नमक की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको इंसानों की पीने लायक नहीं माना जाता। हालांकि हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम समुद्री पानी को भी यूज़ कर सकें। फ्रेश वाटर जो ताज़ा पानी है वो लगभग 2.5% हमारी धरती पर पाया जाता है और ओशन वाटर जो समुद्री पानी, खारा पानी है, वो लगभग 97.5% पाया जाता है। देखिए वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है थोड़ी सी, मगर आपके लिए जानना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके गवर्नमेंट, जितनी भी सरकारी नौकरी की आप एग्ज़ाम्स भरते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे हर एक चैप्टर को इस समराइज़ के थ्रू, इसी मेथड के थ्रू आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आसानी से अपना एग्ज़ाम क्रैक करना। आगे देखिए, 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर और द वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। देखिए समुद्र में, ओशन में क्या होता है कि लहरें, समुद्री लहरें बनती हैं और क्या बनती हैं, टाइड्स बनती हैं और ओशन करंट्स बनते हैं। 3 तरह के पानी में हलचल होती है। पहली हलचल वेव्स के थ्रू होती है, समुद्री लहरों के थ्रू होती है। दूसरी हलचल टाइड्स, जिसको हम भाटा
भी कह देते हैं, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, और ओशियन करंट के थ्रू होती है। 3 तरह की मूवमेंट, हलचल समुद्र में रहती है। द 5 मेजर ओशियंस, जो 5 मेजर ओशियन हैं सबसे हमारी धरती के, वो है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक ओशियन। ये 5 मेजर ओशियन हैं। सबसे बड़ा आप देख लीजिए पैसिफिक, दूसरा उससे छोटा अटलांटिक, दूससे छोटा इंडियन ओशियन, उससे छोटा सदर्न ओशियन और उससे छोटा आर्कटिक ओशियन। कॉन्टिनेंट 7 हैं, ओशियन 5 हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है। ये जो ओशियन है ये लगभग 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी धरती का 1/3 हिस्सा कवर करता है। मरीना ट्रेंच आपको बता दिया, डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, सबसे गहराई वाला पार्ट जो हमारी अर्थ का है वो मरीना ट्रेंच है। वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डीपेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछें अर्थ का तो वो क्या कहलाएगी? मरीना ट्रेंच। और वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है हमारा सर्कुलर इन शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, और इसके आसपास क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। देखिए एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ओशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज़ ऑफ एस शेप। तो एस शेप का हमारा कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज़ फ्लैंक बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड पे हमारे इसके अटलांटिक ओशियन के क्या है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका। और यूरोप एंड अफ्रीका उसके ईस्ट साइड में है। देखिए अटलांटिक ओशियन के जो वेस्ट में, पश्चिम में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, और ईस्ट में, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड। देखिए जो कोस्ट लाइन ऑफ ओशन है अटलांटिक ओशन की, वो हाईली इंडेंटेड है, काफ़ी हिली जुली है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन ऑफ नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट। और ऐसी इस तरह की बनावट है जो हमारी अटलांटिक ओशन की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन को बोलते हैं तट रेखा, वो इस तरह की है कि हमारे नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट, जहाँ पर आपको बंदरगाह दिखाई देते हैं, जहाँ पर आपके जहाज़ वगैरह खड़े होते हैं, पानी के जहाज़, उनके लिए बड़ी अच्छी जगह ये प्रोवाइड करती है। इसलिए यहाँ पर कॉमर्स भी होता है, यहाँ पर बिजनेस भी होता है। और ये जो ओशियन है ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन, यानी कि बहुत व्यस्त रहता है। आगे देखें। इंडियन ओशियन इज़ ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर द कंट्री। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा ओशियन है जो सिर्फ एक ऐसा ओशियन है 5 में से जो एक कंट्री के, एक देश के नाम पर पड़ा है, तो वो है हमारा प्यारा इंडिया। जो इंडियन ओशियन है वो हमारी एक ऐसा अकेला ओशियन है जो एक कंट्री के नाम पर पड़ता है। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। वो कैसा शेप है इसका? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर लगभग आप इस तरह से आपको पता होगा। इन नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। नॉर्थ में इसके एशिया है, और वेस्ट में इसके अफ्रीका है, और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। सदर्न ओशियन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो हमारा सदर्न ओशियन है, लास्ट ओशियन, वो क्या है? कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका में, और नॉर्थवर्ड उत्तरी साइड पे 60 डिग्री जो हमारा साउथ लैटिट्यूड है वहाँ पर ये पाया जाता है। आगे देखें। द आर्कटिक ओशन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। और जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल के आसपास है। आपको बताया था मैंने, ये आपकी धरती है, ये आपका नॉर्थ पोल है। पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, पैसिफिक ओशन में एक थोड़ी सी शैलो वाटर यानी कि कम गहराई वाली जगह है, उसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। और स्ट्रेट आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया था। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका एंड यूरेशिया। आगे देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी, इससे भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उस पर एक बहुत सारी परतें हैं गैस की, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। और हमारे यहाँ पर पतली परत हवा की भी रहती है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। ये जो हवा है हमारी सांस लेने में हेल्प करती है, एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द
हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सनराइज़, और हमारी धूप की किरणों से भी, जो हार्मफुल किरणें होती हैं उससे भी हमें ये बचाती है। एटमॉस्फेयर जो है, की जो हाइट है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 परतों में डिवाइडेड है। देखिए एग्ज़ाम में आपको याद करने में भी अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे आप बहुत सारी एग्ज़ाम की ट्रिक यूज़ करके आपके दिमाग में परमानेंट तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को बिठा सकते हैं। उसका ट्रिक ये है कि मान लीजिए जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे कि हमारी एटमॉस्फेयर की लेयरें आपको दे रखी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब कौन सी लेयर कहाँ आती है, कौन सी लेयर किसके नीचे आती है, कौन सी लेयर किसके ऊपर आती है, इसके लिए हमारे पास, हम लोग इसको ट्रिक्स में याद कर लेते हैं ताकि हमें ईज़िली याद रह सके। तो अगर आपको इस लेयर को सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस याद करना है तो अब इस लेयर को, जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, उसको आप इस वर्ड में याद कर सकते हैं, टस मी। टच मी, इंग्लिश में एक वर्ड आता है टच मी, छूना, मुझे छुओ। तो टच मी है, मैंने एक वर्ड बनाया है ताकि आप इस लेयर्स को इजीली याद कर सकें। अब देखिए अगर आप, मैं इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, इसको आप याद रख लीजिए पहले, टच मी, TSMIIE, ये हमारी लेयर है ऑफ अर्थ है, अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो कि सबसे नीचे T, उसके ऊपर S, उसके ऊपर M, उसके ऊपर I, उसके ऊपर E। तो टस्मी से आप हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स को याद कर सकते हैं। T फॉर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर होती है मीजोस्फेयर, उसके ऊपर होती है आयनो, इसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, और लास्ट में होती है आपकी एक्सोस्फेयर। तो देखा आपने, ईजी तरीके से आप इन लेयर्स को टस्मी के थ्रू याद कर सकते हैं। अब देखिए सबसे जो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके ऊपर मीजोस्फेयर है, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर है, जिसको हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, और इसको हम एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, जिसको आप थर्मोस्फेयर बोलते हैं और जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, ये देखिए आप इसको सिंपल तरीका से आपको मैंने बता दिया, टस्मी। आप इस टस्मी को याद करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि सबसे नीचे कौन सी लेयर है और उसके ऊपर कौन सी लेयर है और उसके ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, राइट। इसको आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें सब जो जितनी भी गैसेस हैं उनका कितना परसेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंट रहता है वो नाइट्रोजन का रहता है। नाइट्रोजन हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वो सब 1% की वॉल्यूम में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन 78, उसके बाद ऑक्सीजन, और 1% उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और वो सारी गैसेस आपकी 1% में पाई जाती हैं, राइट। इतना समझ में आ गया आपको? कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें 99% क्लीन ड्राई एयर रहती है। नाइट्रोजन में 70% रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% रहती है, और बाकी गैसेस जो रहती है 1% रहती हैं। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन इज़ अ ब्रीथ ऑफ लाइफ, और हमें आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हेल्पफुल है। और जो नाइट्रोजन है वो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हालांकि कम अमाउंट में पाई जाती है, माइन्यूट यानी कि कम, मगर ये क्या करती है, हीट जो हमारी अर्थ से रेडिएट होती है, जो हमारी अर्थ से जो हीट निकलती है उसमें उसको अब्जॉर्व करने में, उसको सोखने में काम आती है, और जिससे हमारे जो प्लैनेट रहता है गर्म रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारी जो अर्थ है ये एक ठंडा बर्फ़ का गोला बन जाएगी, और इसलिए हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे प्लांट्स की भी मदद करती है उगने में। आगे देखेंगे, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। देखिए जैसे जैसे आप हाइट यानी कि ऊपर की ओर जाते रहेंगे तो क्या होगा, जो इसकी जो डेंसिटी है, मतलब ये तो मैंने थोड़ा सा आपको करेक्शन है यहाँ पर, इसको आप यहाँ मत ध्यान दीजिए। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, की जो डेंसिटी घनाव जो रहेगा एटमॉस्फेयर का वो हाइट के हिसाब से
चेंज होता रहता है। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है, सी लेवल में। और डेंसिटी एटमॉस्फेयर की कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं। क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। देखिए, आप कभी पहाड़ चढ़े हों तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप पहाड़ पर ऊपर चले जाते हैं तो पहाड़ पे आपको सांस लेने में दिक्कत आती रहती है, क्योंकि जो डेंसिटी है, जो घनत्व है हवा का, वो कम होता चला जाता है, इसलिए आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। और तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। और जैसे जैसे आप पहाड़ ऊपर की ओर चले जाते हैं तो जो आपका तापमान है वो भी कम होता चला जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो धरती पर दबाव डालता है, और ये प्लेसेस टू प्लेसेस, जगह जगह अलग अलग होता है। सम एरिया एक्सपीरियंस, कई एरियाज़ में हाई प्रेशर रहता है और कई एरियाज़ में लो प्रेशर रहता है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है, और मूविंग एरिया को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। इसी को हम कहते हैं विंड कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको ये, आप चाहे तो इसके नोट्स भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या आप इसको वीडियो फॉर्म में पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, हमारे इस चैप्टर का लास्ट पैरा बायोस्फीयर रहता है, वो हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर आपका एक होमवर्क में आपको मैं दूंगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब वीडियो पे आएँ और वो होमवर्क को आप कर कर आएँ, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो की शुरू होने से पहले आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ऐसी जोन जो जहाँ पर धरती, पानी और हवा मिलते हैं, जहाँ कॉन्टैक्ट होता है। इन दिस जोन दैट अ लाइफ इज़ यूनिक टू दिस प्लानट। और बायोस्फीयर में क्या है, अगर आपको धरती मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, हवा मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपका जीवन भी, लाइफ भी होती है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज एनिमल्स। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स, जानवरों, हर चीज़ से लेकर यहाँ पर आपको धरती पर देखने को मिलता है। ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड। और बायोस्फीयर पे देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, तो बायोस्फीयर क्या होती है, लैंड, वाटर और एयर की जुड़ने वाली जगह। ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर में दो तरह के किंगडम होते हैं, एक बोलते हैं प्लांट किंगडम, दूसरे को हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सेम वे ऑफ द अर्थ। और तीन जो डोमेन्स मैंने आपको बताए अर्थ के, वो इन तीनों ही डोमेन्स में कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। जो आपकी उद्योगों से, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, प्लांट से जो धुआं निकलता है, पावर प्लांट से, वो हमारी हवा को बहुत प्रदूषित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ एयर। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने आपको बताया था, ये प्लांट्स को हेल्प करता है उगने में, ये हमारी हवा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट इंक्रीज इन CO2 लीड टू ग्लोबल टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, हमारी धरती कुछ इस तरह की है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग बाहर नहीं जाने देती, तो उससे क्या होता है, हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, मगर गाड़ियों से, धुएं से, या उद्योगों से जो धुआं निकलता है, वो हमारी धरती के तापमान को बढ़ाता चला जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती के लिए बहुत नुकसानदायक रहती है। और जो आपका ये जो चैप्टर था यहाँ पर ख़त्म हो गया। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए, बहुत ही NCERT के समराइज्ड फॉर्म, आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर बाय चैप्टर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी हर एक चैप्टर में से, हर एक पेज में से, हर एक लाइन में से NCERT के क्लास 6 to 12 सोशल स्टडीज़ में जो जो इम्पोर्टेंट हर एक चैप्टर में से नोट्स बनते हैं, वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं आपके लिए। और इसी को पढ़ने के बाद आपको कोई भी अलग पेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इन्हीं नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करें, और आप अपने एग्ज़ाम में देखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर NCERT के मामले में अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इसी तरह मैंने सारी वीडियो 6 to 12 सोशल स्टडीज़ की आपको मैं चैप्टर बाई चैप्टर अवेलेबल करवाता रहूँगा। और
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मगर आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। जो मैंने आपको टस्मी एटमॉस्फेयर की लेयर्स बताई हैं, इन लेयर्स का इन जो लेयर्स होती हैं, इन इन लेयर्स का आपको बताना है कि जहाँ पर हम सांस लेते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उस लेयर का नाम क्या है, जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ते हैं उस लेयर का नाम क्या है, और जहाँ पर रेडियो कनेक्शंस रहते हैं उस लेयर का नाम क्या है। हो सकता है मैं आपको यहाँ पर दिखाई न दे रहा हूँ, बट आपको मेरी ऑडियो साफ दिखाई दे रही होगी। तो मैं आपको एक होमवर्क देते जा रहा हूँ कि जो मैंने आपको लेयर्स बताई, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन लेयर्स कहाँ कहाँ ये लेयर्स पाई जाती हैं, इसको आप मुझे कृपया कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएंगे। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ये बताना है कि मान लीजिए हवाई जहाज़, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हवाई जहाज़ इनमें से कौन सी लेयर में, कौन सी परत में उड़ते हैं, तो आपको बताना है कि हवाई जहाज़ कौन सी परत में उड़ते हैं। और आपको बताना है दूसरा नंबर कि रेडियो कनेक्शन, जो रेडियो के सिग्नल्स होते हैं, वो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं। ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपका वेट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी NCERT क्लास 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में। थैंक यू सो मच। इट्स रमन शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। आई थिंक यहाँ पर मुझे आप मेरी वीडियो के यहाँ पर नहीं देख पा रहे होंगे, पर हाँ, मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप इस सीरीज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच। रमन शर्मा साइनिंग ऑफ।